तभी गबीना जूस का ग्लास लेकर आई। गबीना 3 सालों से कियारा और सावित्री की बॉडीगार्ड थी और उनके बीच फैमिली जैसा रिश्ता था। गबीना कियारा को छोटी बहन की तरह ट्रीट करती थी। कियारा कुछ तो खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने। कियारा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं मेरा मन नहीं है गबीना, मुझे कुछ नहीं खाना। तभी वेद कमरे में आया और कियारा की हालत देखकर उसे समझाते हुए बोला, कियारा खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। वेद के बार बार इंसिस्ट करने से कियारा चिढ़ गई। वेद मैंने कहा ना मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। वो थोड़ा सख्त होकर बोला, दादी चाहती थी कि तुम स्ट्रांग बनो, उन्होंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है और तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। अच्छा ठीक है कियारा, जूस पी लो, फिर मैं चला जाऊंगा पक्का। कियारा ने चिढ़कर फटाफट जूस पी लिया और पीने के बाद बोली, अब तुम दोनों जाओ और प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। वेद और गबीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कमरे से बाहर आ गए। तभी वेद के फोन की घंटी बजी। वेद ने देखा कि वरुण का कॉल था। वेद ब्रो, जल्दी रॉयल कैसीनो आ जाओ, बोसा ने मुझे और मयंक को कैसीनो में पकड़ लिया है और कहा है कि जब तक आप नहीं आओगे वो हमें जाने नहीं देंगे। ब्रो प्लीज आ जाओ। वेद ने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा, तुम दोनों करने क्या गए थे? वरुण ने घबरा कर कहा, वो उस दिन आप बहुत पैसे जीत कर गए थे ना, तो हम दोनों ने सोचा कि अपने गैराज के बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए हम भी थोड़ा पैसा बना ले, लेकिन बोसा ने हमें पहचान लिया। आप बस जल्दी आ जाओ। वेद ने कसकर मुट्ठी बांध ली और गबीना से बोला, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। गबीना ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, मेरा काम पता है मुन्ने, ज्यादा ना सिखा। लेकिन गबीना सोच में पड़ गई कि ऐसे टाइम में वेद कहाँ जा रहा है। उसे पहले ही वेद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वेद तेजी से गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को रॉयल कैसीनो चलने को कहा। कार में बैठे बैठे उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वेद पहले ही दादी को खोने से रेज में था और अब बोसा की हरकत ने उसके गुस्से की आग को और भड़का दिया था। वेद मन ही मन बोला, आज रॉयल कैसीनो का किस्सा ही खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही ड्राइवर ने रॉयल कैसीनो के बाहर कार रोकी, वेद तेज कदमों से कैसीनो की तरफ बढ़ा और ड्राइवर गाड़ी पार्क करके पास ही चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। ठीक उसी वक्त एक ब्लैक कार सड़क के किनारे आकर रुकी। कार से 2 आदमी बाहर निकले और वेद की कार के पास आए। एक आदमी ने दूसरे की तरफ देखकर बोला, जल्दी कर, कहीं कोई आ ना जाए। बॉस ने बोला है आज काम नहीं हुआ तो हमारा काम तमाम कर देंगे। एक आदमी कार के नीचे घुस गया और दूसरा बाहर खड़ा होकर आसपास नजर रखने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी कार में घुस गए और वहां से भाग निकले। इधर कैसीनो के अंदर अलग ही माहौल बना हुआ था। वेद के बोसा को हराकर 50 करोड़ जीतने के बाद से अब हर कोई पैसा कमाना चाहता था, लेकिन ख्वाब कुछ और थे और हकीकत बहुत बेरहम। कितना भी पैसा साथ लेकर आओ, लेकिन जाते वक्त सब खाली हाथ ही जाते थे। वेद जैसे ही कैसीनो के अंदर आया, उसे देखकर सभी एम्प्लॉयज सतर्क हो गए। वो सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। जब वो 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो देखा कि डाइस टेबल के सामने 50 की उम्र के आसपास का लंबे बालों वाला आदमी बैठा था और सामने बोसा सर झुकाए खड़ा था और पास ही वरुण और मयंक जमीन पर घुटने के बल बैठे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे और उनके गालों में थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे। पास ही 2 गुंडे चाकू लेकर खड़े थे और आसपास के सभी टेबल्स फुल थी। और वेद उन पर बैठे लोगों को गौर से देखने लगा और फिर उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बहुत गलत दिन पंगा ले लिया इन्होंने। तब मयंक और वरुण ने जैसे ही वेद को देखा, वो एक्साइटेड होकर चिल्लाए, वेद ब्रो। वेद को देखते ही बोसा गुस्से से दांत पीसते हुए उस लंबे बालों वाले आदमी से बोला, आजम, यही है वो लड़का। आजम बोसा का टीचर था और बोसा से भी बड़ा गैम्बलर था। लोग उसे डाइस किंग के नाम से जानते थे। आजम ने वेद को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक ही हंसने लगा। वेद बिल्कुल शांति से उनकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके सीने में आग दहक रही थी। आजम ने वेद को अपने सामने पैसे का बैग दिखाते हुए कहा, चल बेटा, आज मेरे साथ दाव लगा, तुझे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। वेद ने वहां बैठे हुए प्लेयर्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, कमरे में 20 गुंडे बैठा रखे हैं तो सिर्फ गेम खेलने का इरादा तो नहीं होगा। असल में अंदर आते ही वेद ने नोटिस कर लिया था कि वो लोग प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि किसी का ध्यान गेम में नहीं था। वहीं वेद की बात सुनकर आजम और बोसा शॉक्ड रह गए। उसके आदमी चारों तरफ बैठे थे, लेकिन बिल्कुल रिच लोगों की तरह। फिर वेद ने कैसे पहचान लिया? पिछली बार जब वेद ने बोसा के गुंडों की बैंड बजाई थी तो उसने सभी पुराने गुंडों को हटा दिए थे। अब वहां उसके सबसे वफादार और खूंखार लोग तैनात थे, वो लोग जिन्होंने बोसा और आजम के लिए हर तरह के गंदे काम किए थे। वेद उनके एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराते हुए बोला,
तुम सबको दाव लगाने का मौका देते हो ना, आज मैं देता हूं। 2 मिनट है तुम्हारे पास। 2 मिनट तक मैं अपने हाथ भी नहीं उठाऊंगा। चाहो तो यूटिलाइज कर लो या बकबक करके बर्बाद कर लो, चॉइस इज योर्स। अब तो वो सारे गुंडे उठकर वेद को घेर कर खड़े हो गए और वेद को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई खिलौना हो। आजम कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तूने मेरे शागिर्द को हराकर मार्केट में मेरा नाम खराब किया है और अब मैं तेरा हुलिया खराब करूंगा। लेकिन वेद डरा नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं इस खिलौने से डर जाऊंगा? एक आदमी को मारने के लिए पूरी फौज खड़ी कर दी। इससे ही पता चलता है कि मेरा कितना खौफ है। फिर चलो भाइयों, प्रैक्टिस शुरू करें। ये सुनते ही गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वेद हाथ बांधे खड़ा था। गुंडे उसे डंडे से मार रहे थे। उसके शरीर में जगह जगह निशान उठ चुके थे, लेकिन वो शांत था। वरुण और मयंक ये देखकर शॉक थे। वहीं बोसा और आजम हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 मिनट पूरे हुए, वेद ने अपने हाथ खोले और बस उसकी गहरे गुस्से से भरी आंखें देखकर गुंडे घबराकर थोड़ा हट गए। आजम और बोसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपने आदमियों से सुना था कि वेद बहुत खतरनाक फाइटर है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि अकेला वेद ही पूरी बटालियन के बराबर है। तब वेद आजम के सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, थैंक यू इतनी अच्छी पार्टी का इंतजाम करने के लिए। अगली बार जब मैं गुस्से में रहूंगा तो फिर आऊंगा। ये कहकर उसने अपने हाथ में बचा किंग का कार्ड टेबल पर रखा और 80 करोड़ का बैग उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए बोला, वरुण, मयंक, चलोगे या यहीं घर बसाने का इरादा है? वरुण और मयंक तुरंत लिफ्ट की तरफ भागे। इधर लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वरुण और मयंक ने वेद की तारीफों की पुल बांधने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ बोसा और आजम के चेहरे पर एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे इस वक्त वो किसी की भी जान ले सकते थे। बोसा ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, आजम, ये दूसरी बेइज्जती है। अब बस हुआ। इसे अगर हरा नहीं सकते तो इसे मार डालेंगे। तब आजम ने टेबल से वेद का रखा हुआ किंग कार्ड उठाया और मसलते हुए बोला, इसे ऐसे नहीं हरा सकते हैं। इसे हराने के लिए दिमाग लगाना होगा। तुम फिक्र मत करो, ये ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। उनके इरादे से अनजान वेद ने 10 करोड़ मयंक के हाथ में दिया और फिर पैसों का बैग गाड़ी में रखते हुए बोला, अगर दोबारा ऐसे फंसे तो मैं बचाने नहीं आऊंगा और ये 10 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट, और मुझे लॉस पसंद नहीं। समझे दोनों? पैसे देखकर तो मयंक की आंखों में आंसू आ गए। वेद ब्रो, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, आपको बहुत चोट आई है, खून भी बह रहा है। वेद ने नाम से हिलाया और अपने कार में बैठ गया। वो कियारा को इस कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ सकता था। उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। जब उनकी गाड़ी वहां से निकल गई तभी मयंक ने नोटिस किया कि जब वेद ने गाड़ी खड़ी की थी वहां नीचे ऑयल गिरा हुआ था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वरुण के साथ निकल गया। दूसरी तरफ ड्राइवर स्पीड से गाड़ी चलाते हुए रायजादा मेंशन की तरफ बढ़ रहा था और वेद आंखें बंद करके सोच रहा था। सावित्री के जाने से बहुत से सवालों के जवाब अनसुलझे थे और अब उसे खुद ही उन सवालों के जवाब ढूंढने थे। उसके माँ बाप कौन थे, क्या करते थे, क्यों उन्हें गद्दार कहा गया, कियारा से शादी के पीछे सावित्री का क्या मकसद था और कियारा पर कौन सा खतरा था जो सिर्फ वो सॉल्व कर सकता था। ऐसे कई सवालों के जवाब की उसे तलाश करनी थी। वो इसी सोच में डूबा था कि तभी ड्राइवर घबरा कर बोला, सर ब्रेक नहीं लग रहे और कार की स्पीड भी कम नहीं हो रही। हे ऊपर वाले, बचा ले रे। वेद ने झटके से आंखें खोलकर देखा तो कार फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी और सामने ट्रैफिक सिग्नल था। अगर कार सीधा आगे गई तो बाकी कारों से टकरा सकती थी। फिर उनका जिंदा बचना इम्पॉसिबल था। कैसे बचेगा वेद? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।